गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सबसे पहला जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला जो हमारा चैप्टर है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां से हम आज शुरुआत करेंगे। तो पहला चैप्टर हम देखने वाले हैं आज, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, श्वसन तंत्र। अंग्रेजी में इसको कहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर का सबसे पहला हम टॉपिक जो समझने वाले हैं वो है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें इन सारे तंत्र की अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो ये जो तंत्र है ये सारे तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानव कार्यकी में सारे तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, रक्त संचरण तंत्र, इसके अलावा उत्सर्जी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन वाला, गति वाला और पेशी वाला, ये सारे के सारे तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो हम उन सारे तंत्रों में से एक तंत्र की आज चर्चा करने वाले हैं, वो कौन सा है? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर सारा का सारा जो खेल चल रहा है वो खेल चल रहा है कोशिका के अंदर। ये समझो, ये यहां पर कोशिका है और इस कोशिका को दो पदार्थ की आवश्यकता है। एक पदार्थ इसको चाहिए ऑक्सीजन और दूसरा पदार्थ इसको चाहिए ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। और इन दोनों पदार्थ की सहायता से ये कोशिका श्वसन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है ऊर्जा तथा मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस पूरी घटना को हम नाम देते हैं श्वसन। और यह श्वसन की घटना किस में घटती है? कोशिका में। तो कोशिका को दो पदार्थ की आवश्यकता है बच्चों। कौन कौन से पदार्थ चाहिए उसको? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। और इन दोनों से ये कोशिका क्या मुक्त करेगी? ऊर्जा। और हमारे शरीर में चलने वाली सारी क्रियाएं किसके द्वारा हो रही है? ऊर्जा के द्वारा। तो ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर में सारी क्रियाएं हो रही है और साथ ही साथ एक गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक गैस ली जाती है, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से कहां निकालना? बाहर। इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं ब्रीथिंग या श्वसन। तो अगली हेडिंग है हमारी श्वसन। अंग्रेजी में इसको कहा है ब्रीथिंग। श्वसन या ब्रीथिंग क्या है उसकी मैं यहां पर परिभाषा लिख देता हूं। श्वसन या ब्रीथिंग क्या है और उसको यहां से हमने जो समझने की कोशिश की उसको वापस से जोड़ने वाला हूं मैं। तो यहां परिभाषा लिख रहा हूं मैं कि श्वसन क्या है। वातावरण से O2 को शरीर में लेना व कोशिका द्वारा CO2 को कोशिका द्वारा उत्पन्न CO2 को
शरीर से बाहर निकालना। निकालने की प्रक्रिया। क्या कहलाता है? श्वसन। एक और पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया है, श्वसन को ही सामान्यतः श्वसन कहा जाता है। बाउंड्री खींच देते हैं यहां पर हम। फिर समझो, यहां पर हमने एक परिभाषा दी है, यहां पर किसकी परिभाषा दी है? श्वसन की या ब्रीथिंग की। वातावरण से हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाने के लिए वो ऑक्सीजन कहां से आती है? वातावरण से। उसको कहां लेते हैं? शरीर के अंदर। और कोशिकाएं क्या उत्पन्न करती है श्वसन के द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां फेंकना है? शरीर से बाहर। शरीर से बाहर CO2 को निकालना है और शरीर के अंदर किसको लेना है? ऑक्सीजन को। और इस ऑक्सीजन O2 और CO2 के आदान प्रदान को ही हम क्या नाम देते हैं? श्वसन या ब्रीथिंग। क्या कहा गया है? श्वसन या ब्रीथिंग। और सामान्यतः श्वसन को ही क्या नाम दे दिया है? श्वसन, रेस्पिरेशन। वैसे श्वसन या रेस्पिरेशन ये घटना है, O2 और ग्लूकोज की सहायता से कोशिका ऊर्जा व कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? मुक्त। और इस घटना को हम क्या नाम देते हैं? श्वसन। लेकिन यहां पर श्वसन को ही क्या नाम दिया है? श्वसन। तो श्वसन को ही सामान्यतः हम क्या बोल देते हैं? श्वसन। तो समझ में आए बच्चों ये परिभाषा श्वसन की, कि ऑक्सीजन को वातावरण से लेना और CO2 को जो कोशिका द्वारा मुक्त होती है उसे शरीर से कहां निकालना? बाहर। और ये O2 CO2 के आदान प्रदान को ही क्या नाम दिया गया है? श्वसन या ब्रीथिंग कहा गया है। ठीक है। अब हम चलते हैं कि विभिन्न जीवों में श्वसन के अंग क्या हैं। क्या श्वसन के अंग सभी जीवों में एक जैसे ही हैं? क्या हमारे शरीर में फेफड़ा है? बिल्कुल है। तो क्या सभी जीवों में फेफड़ा उपस्थित है? ऐसा नहीं है। जीव निम्न से लगाकर कहां तक पहुंचे हैं? उच्च तक। निम्न जीव और उच्च जीव की बात करें तो मनुष्य, और सबसे निम्न जीव की बात करें तो पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जीव से लगाकर मनुष्य तक क्या सभी जीवों में श्वसन के अंग एक समान है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी जीवों में श्वसन के अंग क्या है? अलग अलग। क्योंकि जैसे जैसे जीव सरल से क्या होता गया? जटिल, उनमें श्वसन के अंग क्या होते गए हैं? परिवर्तित। तो अब हम अगला टॉपिक जो देखेंगे यहां, श्वसन के अंग। अगला हमारा टॉपिक है श्वसन के अंग। हेडिंग डाल देते हैं श्वसन के अंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन के अंग। सबसे पहले हम देख रहे हैं जीव, जिसके अंदर श्वसन का अंग देख रहे हैं। यहां ले रहे हैं स्पंज, दूसरा है सिलेंटरेट, तीसरा है चपटे क्रमी।
विसरण द्वारा शरीर सतह से समझ लेते हैं। सबसे पहले श्वसन के अंग में हम चल रहे हैं। सबसे पहले निम्न जीवों की तरफ चल रहे हैं। निम्न जीव कौन है? स्पंज। संग आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा संग में स्पंज रखा है। दूसरा है हमारे पास सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा संग सिलेंड्रेटा का है। और तीसरा संग है हमारे चपटे क्रमी वाला प्लेटीहेलमिन्थिस और निमेटहेलमिन्थिस। तो यहाँ 4 संघों का एक साथ विवरण है। स्पंज पोरीफेरा संघ का, सिलेंड्रेटा संघ का, और चपटे क्रमी जो आते हैं वो है प्लेटीहेलमिन्थिस और निमेटहेलमिन्थिस। इस तरह से 4 संघ के जीवों को हमने यहाँ श्वसन के अंग के रूप में बताया है। वैसे तो हम वर्गीकरण में वहां जानते हैं, लेकिन यहां मैं बता दूं कि ये जो स्पंज है, इस स्पंज में केवल कोशिका उपस्थित है, ऊतक इसमें क्या है? अनुपस्थित। कोशिकाओं का गुच्छा है स्पंज, ऊतक इसमें क्या है? अनुपस्थित। सबसे निम्न जीव है, इनमें कोशिकाओं का केवल क्या मिलता है? समूह, गुच्छा। सिलेंड्रेट में अगर देखें तो इनमें ऊतक उपस्थित हो गया है, लेकिन अंग इनमें भी क्या है? अनुपस्थित। अंग नहीं है इनमें, केवल ऊतक आए हैं। और थोड़ा विकास देखें तो चपटे क्रमी में अंग तो आ गया है, एक ही अंग आया है, लेकिन अंग तंत्र इनमें भी क्या है? अनुपस्थित। तो ये ऐसे जीव हैं जिनमें अभी तक अंग नहीं आया है। तो क्या श्वसन का कोई अंग उपस्थित हो सकता है? नहीं, इसमें केवल एक अंग आया है, उत्सर्जी अंग, चपटे क्रमी में। तो जब इनमें अंग ही अनुपस्थित है, तो सीधी सी बात करें, यदि हम अंग ही अगर इनमें अनुपस्थित है तो क्या श्वसन का अंग उपस्थित होगा? नहीं। इसी कारण इन जीवों में श्वसन किसके द्वारा हो रहा है? विसरण विधि द्वारा शरीर की सतह से गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। जैसे मान लो ये इनका शरीर है, तो शरीर की सतह से गैसों का क्या होने वाला है? आदान प्रदान। सामान्यतः ऑक्सीजन जाएगी अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बाहर। O2 CO2 का आदान प्रदान किससे होगा? शरीर की सतह से। किस प्रक्रिया द्वारा होगा? तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? विसरण। विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का क्या होने वाला है? आदान प्रदान। तो ये किसमें होगा? ये होगा स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे क्रमी। समझ में आ गई बात यहां तक? अब थोड़ा सा आगे अगला और हम देखते हैं जीवों को। अगले जीव है हमारे केचुआ। आर्द्र त्वचा को हम यहां बोलते हैं क्यूटेनिया। क्यूटिकल। चलो केचुए की अगर हम बात करें यहां पर, तो यह है केचुए का शरीर। और इस केचुए के शरीर के ऊपर एक परत है जिसको हमने आर्द्र परत कहा है, क्यूटिकल। अब हम अगला जो जीव देख रहे हैं वो कौन सा है? केचुआ। और केचुआ आता है संघ एनेलिडा का। संघ एनेलिडा का जीव है केचुआ। और केचुए की ऊपरी सतह पर होती है आर्द्र क्यूटिकल, नमी वाली क्यूटिकल की एक परत है।
और इस क्यूटिकल का काम है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। यह ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, अवशोषित, कौन, क्यूटिकल। और जब यहाँ ऑक्सीजन अवशोषित हो जाती है तो उस ऑक्सीजन का हो जाता है विसरण। विसरण द्वारा ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, केंचुए के शरीर में। केंचुआ आता है संघ एनेलिडा का, बारिश के दिनों में दिखाई देता है केंचुआ, लंबे शरीर वाला होता है, बेलनाकार शरीर वाला। और इसमें CO2 गैस कहाँ चली जाती है, शरीर से बाहर, किस विधि द्वारा, विसरण। तो विसरण विधि द्वारा ही O2 CO2 का क्या हो जाता है, आदान प्रदान, किसमें, केंचुए में। कि सर यही वाली प्रक्रिया तो हमने इन तीनों में भी देखी, इन तीनों में, और इसमें यह अंतर है कि केंचुए में अंग तंत्र विकसित हो गया है। क्या विकसित हो गया है, अंग तंत्र। लेकिन श्वसन का अंग अभी विकसित नहीं हुआ। लेकिन यहां पर सीधा शरीर की सतह से गैसों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़े विकसित हो गए हैं, इसलिए किसकी जरूरत लगी है, आर्द्र क्यूटिकल की। आर्द्र क्यूटिकल के माध्यम से ही गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। आर्द्र क्यूटिकल गैसों का क्या कर रही है, अवशोषण, और फिर विसरण द्वारा शरीर में आना और जाना चल रहा है। ये केंचुए में देखा। अगला हमारा है कीट। अगला जीव है हमारा कीट। कीट में बात करें तो यहाँ श्वास नली, या उसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में ट्रेकिया। कीट जो कि संघ आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। कीट किस संघ के जीव हैं, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के जीव कीटों में श्वसन का अंग विकसित हो गया है। अब वो क्या आया है, श्वास नली। श्वास नली ट्रेकिया के द्वारा गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। तो समझ लेते हैं ट्रेकिया किस तरह की है इन जीवों में। ये ट्रेकिया मतलब विंड पाइप, ये पाइप जैसी होती है, और ये इनके शरीर में जाकर पतली पतली पाइपों में बढ़ जाती है। इस तरह से, इस तरह से इनके जीवों में जाकर ये ट्रेकिया पतली पतली पाइपों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये पाइपें जाकर खुलती है कोशिकाओं में। ये कोशिकाओं में खुल रही है, और इन कोशिकाओं में जब ये खुलती है तो गैस इधर से जाएगी। ये आई हमारी ऑक्सीजन, O2। O2 इधर से होते हुए कहां जाएगी, ऑक्सीजन कोशिका के पास। और कोशिका से जो मुक्त होगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 कोशिका से मुक्त हुई, ये CO2 यहां से कहां निकल जाएगी, बाहर। तो O2 CO2 का आदान प्रदान यहां पर एक पाइप के द्वारा होगा, और इस पाइप को हमने क्या नाम दिया है, श्वास नली या ट्रेकिया। इस ट्रेकिया के द्वारा ही गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। इसमें कीटों में, तो कीटों में थोड़ा विकास हुआ है। हम देख रहे हैं ये सरल, फिर जटिल, और फिर उससे जटिल जीव। जैसे जैसे जीव की जटिलता बढ़ रही है, श्वसन के अंग की जटिलता भी बढ़ती जा रही है। चलो अगला अंग देखें हम। जितनी बातें मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, वो सारे के सारी चीजें आपको फिर एनसीईआरटी में वही लाइन टू लाइन में मैं आपको वहां एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा कि क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी में, क्या क्या बताया एनसीईआरटी में। क्या वही है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या ये सब एनसीईआरटी में एज इट इज है, बिल्कुल। एनसीईआरटी की लाइन को ही मैंने सरल और शॉर्ट करके यहाँ समझाने की कोशिश की है। और यही का यही जो आपको यहाँ पेज दिखाई दे रहा है, ये पेज आपको बच्चों पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल हो पाएगा। एक तो लेक्चर दिखेंगे वो अलग, और पीडीएफ के फॉर्म में भी ये मिलेगा, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। यहाँ पर एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पीडीएफ के रूप में भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। चलो अगला हमारा टॉपिक है यहां से, कीट के बाद में जलीय आर्थ्रोपोडा व मोलास्का। श्वसन का अंग है इनमें क्लोम,
या गिल द्वारा। समझ लेते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के ही जीव थे हमारे कौन? कीट। अब जलीय आर्थ्रोपोडा ऐसे आर्थ्रोपोडा वाले जीव है जो पानी के अंदर रहते हैं। तो अब श्वास नली में पानी घुस जाएगा, अब कोई काम आने वाली है नहीं। तो जलीय आर्थ्रोपोडा में थोड़ा सा विकास हुआ और इनमें लगाया गया है क्लोम या गिल्स। जो मछलियों में गिल्स होते हैं वैसे ही गिल्स जलीय आर्थ्रोपोडा या किसमें मिलेंगे? मोलास्का में। और ये गिल्स में इस तरह से ये गिल्स होते हैं और इन गिल्स के सामने से बहता है इस तरह से पानी। इन गिल्स से पानी बहता है और वाटर में ही, जल में ही घुलनशील क्या होती है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन का अवशोषण हो जाता है यहां गिल्स के द्वारा। गिल्स कौन सी गैस को ले लेगा? ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन गिल्स में आ गई और गिल्स में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रक्त से जुड़े हुए हैं गिल्स। और इनमें कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पानी में छोड़ दिया जाता है। तो O2 CO2 का यहां से क्या हो जाएगा? आदान प्रदान। किसके द्वारा आदान प्रदान होगा? क्लोम या गिल्स के द्वारा। गिल्स जल में घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेंगे और उनके पास उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को जल में छोड़ देंगे। इस प्रकार O2 CO2 का आदान प्रदान कौन करेंगे? जलीय आर्थ्रोपोडा व मोलास्का किसके द्वारा? क्लोम या गिल्स के द्वारा। चलो अब चलते हैं अगला हमारा स्थलीय आर्थ्रोपोडा व मोलास्का। इनमें अगर देखें, इनमें होगा फुफ्फुस या फेफड़ा। तो इनमें तो अब थोड़ा विकास नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा भी श्वसन का अंग फेफड़ा है, इनका भी श्वसन का अंग क्या मिला आपको? फेफड़ा। तो स्थलीय आर्थ्रोपोडा व मोलास्का की अगर हम बात करें तो उन जीवों में श्वसन का अंग क्या मिलेगा? फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा इनमें क्या होने वाला है? श्वसन। तो श्वसन जो है फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा किसमें होने वाला है? स्थलीय आर्थ्रोपोडा व मोलास्का में। तो फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा यहाँ होने वाला है। और फेफड़े को हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ कुछ बता नहीं रहा हूँ कैसे होगा। वो वही होगा जैसा हमारे अंदर होता है। तो ये स्थलीय आर्थ्रोपोडा व किसकी बात की हमने? मोलास्का की। चलो अगला हम जीव देखें हमारे पास, वो है मछली। और मछली में होता है क्लोम या गिल द्वारा। मछली में जो हमारे पास श्वसन का अंग मिला है वो कौन है? गिल या क्लोम। तो हम जानते ही है मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। तो मछली जो है वो जल में ही उपस्थित होती है, इसीलिए उसमें श्वसन का अंग अभी अभी जो बताया मैंने, किसमें? जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलास्का। वैसे ही मछली में भी श्वसन का अंग क्या होगा? क्लोम या गिल द्वारा इनमें क्या होने वाला है? श्वसन। तो क्लोम या गिल द्वारा श्वसन किसमें होने वाला है? मछलियों में। तो मछलियों में भी श्वसन किसके द्वारा होगा? क्लोम या गिल द्वारा। तो ये मछली हो गई। चलो आगे चलें, यदि हम अगला हम श्वसन का अंग देखने वाले हैं, उभयचर सरीसृप
पक्षी व स्तनधारी। इनमें श्वसन का अंग जो होगा वो होगा फेफड़ा। कौन कौन से जीव है हमारे पास? उभयचर। उभयचर में आती है मेंढक, जल में भी रह सकती है और थल में भी रह सकती है, इसलिए उभयचर। सरीसृप में हम जानते हैं सांप, छिपकली, मगरमच्छ, डायनासोर, ये सब कहाँ आते हैं? सरीसृप में। पक्षी आप जानते ही हो, पंछियों में सारे, मैना, तोता, कबूतर। और स्तनधारी, स्तनधारी में दो लोग, गधा और मनुष्य। गधे और मनुष्य को साथ साथ ही ले रहे हैं हम, ज्यादा भेद भी नहीं है। तो मनुष्य और गधा कहाँ रखा गया है? स्तनधारी में। और इन सब में श्वसन का अंग अगर हम देखें तो क्या मिलता हमको? फेफड़ा। फेफड़े की संरचना जो हम मनुष्य में देखेंगे अभी बहुत विस्तृत से पढ़ने वाले हैं, और वही सभी जीवों में, इसलिए ज्यादा अभी हम यहाँ डिटेल में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अब डिटेल इस चैप्टर में पूरा फेफड़ा ही पढ़ना है हमको। तो उभयचर, सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी में श्वसन का अंग जो मिला हमको वो क्या मिला है? फेफड़े द्वारा। ठीक है। एक आखिरी और हम देख लेते हैं यहाँ पर मेंढक। मेंढक को एक अलग से बताया यहाँ। नम त्वचा द्वारा भी श्वसन, जिसे हम कहते हैं त्वचीय श्वसन, या अंग्रेजी में कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। त्वचीय श्वसन या उसी को नाम दिया है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मेंढक जो है वो दो जगह रह सकती है, जल में भी रह सकती है और थल पर भी रह सकती है, पानी में भी रह सकती है और जमीन पर भी रह सकती है। तो जब वो जमीन पर, जमीन के अंदर ठंड के दिनों में चली जाती है तब वो श्वसन करती है, किससे? त्वचा से। त्वचा से भी श्वसन कर सकती है मेंढक, फेफड़े से भी श्वसन कर सकती है और गिल्स से भी मेंढक श्वसन कर सकती है। पर बक्कल श्वसन सबसे ज्यादा होता है, जो कि उसके अंदर बक्कल भी होता है, त्वचा द्वारा भी श्वसन होता है, और यहाँ पर फेफड़े द्वारा भी मेंढक में श्वसन होता है। तो मेंढक में नम त्वचा द्वारा श्वसन होता है, इसीलिए इस श्वसन को हमने, स्पेशल केस को क्या नाम दिया है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मेंढक में दो तीन तरह से श्वसन हो सकता है, बक्कल, फेफड़े द्वारा, क्यूटेनियस है, गिल्स द्वारा, इन सब से श्वसन करता है मेंढक। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी मेंढक के अंदर होता है। एक एनसीईआरटी में विशेष पॉइंट दिया है, श्वसन की क्रिया जीवों के निवास व संगठन के अनुसार बदलती है या परिवर्तित होती है। ये एक स्पेशल पॉइंट दिया है एनसीईआरटी ने। श्वसन की क्रियाविधि जो है वो जीवों के निवास और उनके संगठन के अनुसार बदल जाती है। बिल्कुल सही है। कोई जीव अगर पानी में रह रहा है जैसे मेंढक, तो वो श्वसन अलग तरीके से करेगा, और जब वही मेंढक कहाँ आ जाएगा, उसका निवास स्थान बदल जाएगा, वही मेंढक कहाँ आ जाएगा? जमीन पर, तो श्वसन का अंग बदल जाएगा उसका। तो मेंढक का श्वसन का अंग उसके निवास के अनुसार क्या हो जाता है? बदल जाता है। और जीवों के संगठन के आधार पर भी बदल जाता है, किस तरह का जीव है, एक कोशी के जीव है कि बहुकोशी के जीव है।
स्पंज पोरिफेरा वाला है कि मनुष्य है। सब में श्वसन की क्रियाविधि क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा था। तो ये तो हमने सारे अभी जो पढ़े हैं वो क्या देखे हैं, श्वसन के अंग। अब हमारा अगला टॉपिक होगा श्वसन की क्रियाविधि।